रात के 10 बज चुके थे और नितिन का गुस्से से बुरा हाल था। वो बरामदे में बेचैनी से चक्कर काट रहा था। कभी घड़ी की तरफ देखता, कभी गेट की ओर। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दोपहर 2 बजे प्रीति का कॉलेज छूट जाता था और 3 बजे तक वो हमेशा घर आ जाती थी। लेकिन आज पूरा दिन निकल गया था। अब तो रात भी हो गई थी। ना कोई खबर, ना कोई फोन। वो झुलझुला कर अपनी माँ की तरफ देखने लगा। रूबी जो रो रो कर बेहाल हो चुकी थी। क्या टाइम देख रही हो माँ? अभी तक आपकी लाडली नहीं आई और आपको कोई फिक्र नहीं है? रूबी ने भीगे चेहरे के साथ सिर उठाया। बेटा, मैं भी परेशान हूँ, पर क्या करें, लड़की है, हो सकता है किसी काम से रुक गई हो। नितिन का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। रुक गई हो? कहाँ रुक गई हो? ये घर है या कोई धर्मशाला? जब चाहे जहाँ चाहे निकल लो। और तुम्हें तो उसकी ना तमीज की फिक्र है, ना तहजीब की। मुझे सब पता है माँ। मोहल्ले वालों के मुंह से कई बार सुन चुका हूँ, लड़कों के साथ घूमती है वो। पर मैं हर बार नजरअंदाज करता रहा। लेकिन अब बहुत हो गया। उसने रूबी की तरफ गुस्से से देखा और चीख कर बोला, फोन लगाओ उसे अभी। रूबी ने घबराकर मोबाइल उठाया, नंबर मिलाया, मगर उधर से कोई जवाब नहीं मिला। अब नितिन की आंखों में गुस्से के साथ चिंता भी दिख रही थी। हद कर दी है इस लड़की ने, आज इसे सीधा करके रहूंगा। वो बड़बड़ाया और फिर बरामदे में बेचैनी से टहलने लगा। हर बीतता लम्हा उसके गुस्से को और हवा दे रहा था। उसकी नजरें गेट पर थी। बाहर पूरी गली सुनसान थी। मन में एक के बाद एक बुरे ख्याल आने लगे। कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया? लेकिन उसने इस ख्याल को झटक दिया। अगर कुछ होता तो कॉलेज से खबर तो आती। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। नितिन चौंका। एक पल को लगा जैसे दिल पर रखा बोझ थोड़ा हल्का हो गया हो। लेकिन अगले ही पल उसका गुस्सा फिर से जाग उठा। वो झटपट दरवाजे की ओर लपका और जोर से खोल दिया। सामने खड़ी थी प्रीति, घर की सबसे छोटी, सबसे जिद्दी औलाद। सिर झुका हुआ, कंधे गिरे हुए, सांसें तेज, यूनिफॉर्म गंदा, बाल बिखरे, चेहरा सफेद पड़ा हुआ और आंखों में खौफ। वो कुछ बोल भी नहीं पाई थी कि नितिन दहाड़ पड़ा। कहाँ थी तू? प्रीति ने कांपते हुए होंठ खोले। भाई मैं चुप हो जा। अगर झूठ बोला तो जान से मार दूंगा तुझे। साफ साफ बता, पूरे 7 घंटे कहाँ थी तू? प्रीति की आंखों में आंसू आ गए। भाई मैं भाई भाई मत कहे, सवाल का जवाब दे। उसने उसकी कलाई पकड़ी और झटके से अंदर खींच लिया। प्रीति दर्द से सिसकी मगर चुप रही। नितिन उसे खींचते हुए सीधे अपने पिता कीमत लाल जी के कमरे में ले गया। प्रीति की सांसें बेकाबू हो चुकी थी। दिल डर से कांप रहा था। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसे सच में लग रहा था उसकी जान बचाना मुश्किल है। कीमत लाल जी पलंग पर अधलेटी हालत में थे, मगर आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थी। घड़ी की तरफ बार बार नजर डालते बेचैनी से करवटें बदलते जा रहे थे। मन में अजीब सी घबराहट थी, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। रात के 10 बज चुके थे और प्रीति का कोई पता नहीं था। तभी जोर जोर से दरवाजा पीटा गया। कीमत लाल जी चौंके। अगले ही पल नितिन अंदर दाखिल हुआ और उसके पीछे घसीटती हुई प्रीति। कीमत लाल जी एकदम से उठकर बैठ गए। ये क्या हो रहा है? उनकी कड़कती आवाज कमरे में गूंज गई, मगर कोई जवाब देने से पहले ही एक तेज थप्पड़ की आवाज गूंजी। नितिन का हाथ आसमान से बिजली की तरह गिरा था। प्रीति का चेहरा एक तरफ झुक गया। उसके होंठ कांपने लगे, आंखों में आंसू झलक आए, लेकिन उसने आह तक ना भरी। बता, कहाँ थी तू? अपने पापा को बता। नितिन ने उसका बाजू झंझोड़ते हुए फिर पूछा। बोल, कहाँ थी इतने घंटे? प्रीति ने कांपती आवाज में कहा, बस भाई, दोस्तों के साथ थी, इसीलिए देर हो गई। थप्पड़ की जलन से उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। वो बहुत मुश्किल से बोल पाई थी। नितिन की आंखों में शक की चमक उभर आई थी। वो तल्खी से हंसा, लेकिन उस हंसी में जहर घुला हुआ था। झूठ। दोस्तों के साथ थी या फिर किसी यार के साथ घूम रही थी? उसकी आवाज धीमी लेकिन खतरनाक थी। मुझे बेवकूफ बना रही हो? साफ साफ बताओ, किसके साथ थी? प्रीति की आंखों में बेबसी के आंसू तैरने लगे। भाई, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। चुप। अब और झूठ मत बोलो। नितिन ने उसकी कलाई फिर से झटके से पकड़ी। हमें पागल समझा है क्या? किसी के साथ चक्कर चल रहा है तेरा, है ना? बोल, कौन है वो? इसी बीच कीमत लाल जी, जो अब तक चुपचाप सब देख रहे थे, उनकी आंखों में भी
सबकी आग धधकने लगी। उन्होंने खुद को अब और काबू में नहीं रखा। अगले ही पल वह उठे और बिना कुछ कहे एक जोरदार तमाचा प्रीति के चेहरे पर दे मारा। प्रीति का बदन कांप गया। उसके मुंह से एक सिसकी निकली, लेकिन उसने नजरें झुका ली। अब बता, कहाँ थी तू? कोई झूठ सच नहीं चलेगा अब। कीमत लाल जी की आवाज कमरे की दीवारों से टकरा रही थी। पापा, मैं झूठ नहीं बोल रही। प्रीति की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें सच्चाई भी थी। बकवास बंद कर। लड़की होकर भी जरा सा हमारी इज्जत का ख्याल नहीं। ये घर है, कोई धर्मशाला नहीं। जब मन किया चली गई और जब मन किया वापस आ गई। नितिन ने फिर बीच में कहा, बाबा, मुझे तो यकीन हो गया है ये हमें बेवकूफ बना रही है। मोहल्ले में जो बातें सुनी हैं वो सब झूठ नहीं हो सकती। प्रीति के आंसू अब गालों तक बह निकले थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी बेइज्जती भी झेलनी पड़ेगी। उसने सिर्फ धीरे से कहा, मैं सच में सिर्फ दोस्तों के साथ थी। झूठ। नितिन फिर दहाड़ा। प्रीति बार बार वही बात दोहरा रही थी और सच कह रही थी, लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं था। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था, मगर ये खामोशी तूफान से पहले की थी। कीमत लाल जी की आंखें सुर्ख हो चुकी थी, माथे की नसें तन गई थी और होंठ गुस्से से कांप रहे थे। वो अब बहस के मूड में नहीं थे। अब और कुछ नहीं सुनना मुझे। मैंने फैसला कर लिया है। इस लड़की की शादी जल्द से जल्द कराऊंगा। उनकी भारी आवाज दीवारों से टकरा कर लौट रही थी। प्रीति हक्का बक्का रह गई। शादी? उसके होंठ कांपे, मगर इससे पहले कि वह कुछ कहती, कीमत लाल जी ने फिर कहा, प्रदीप से बात करो। उसने मुन्ना का रिश्ता भेजा था। अब मुझे कोई ऐतराज नहीं। इस लड़की को अब उसके घर भेजना है। मैं अब ऐसी लड़की के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकता जो मेरी इज्जत पर दाग लगा रही है। प्रीति के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, जो अब तक चुपचाप सब सुन रही थी। अपने आंसू अंदर उतार रही थी। अब फट पड़ी, नहीं, मैं मर जाऊंगी, लेकिन उस शराबी से शादी नहीं करूंगी। पापा, क्या मेरी इतनी सी गलती की इतनी बड़ी सजा दोगे आप? मैं सच बोल रही हूँ। मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा। मैं दोस्तों के साथ थी, बस टाइम का ख्याल नहीं रहा। मैं दोबारा गलती नहीं करूंगी। आप चाहें तो मेरा मोबाइल चेक कर लीजिए। उसने हड़बड़ा कर अपनी जेब से मोबाइल निकाला और कीमत लाल जी की ओर बढ़ा दिया, जैसे वो मोबाइल उसका सच साबित कर देगा। मगर कीमत लाल जी ने एक नज़र फोन पर डाली और गुस्से में आकर फोन दीवार पर दे मारा। हमें तेरे फोन की कोई जरूरत नहीं है। हमें अपने असूलों पर भरोसा है। वो गरजे। प्रीति सिसकने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कीमत लाल जी की आंखों में शोले भड़क रहे थे। उन्होंने हाथ उठाया, शायद एक और थप्पड़ मारने वाले थे, तभी नितिन बीच में आ गया। पापा, मत मारिए उसे। नितिन की आवाज में पहली बार कुछ सख्ती के साथ एक रोक थी। कीमत लाल जी ने झटके से अपने बेटे की तरफ देखा, जैसे वो भी अब उनके खिलाफ हो गया हो। पूछो इससे। नितिन ने तल्खी से कहा, अगर कहती है कि किसी से कोई चक्कर नहीं है सच में, तो अपनी बहन की शादी मैं भी उस शराबी मुन्ना से नहीं कराना चाहता। लेकिन अगर ये सच बोल रही है तो इसे साबित करना ही होगा। प्रीति की आंखों में हैरानी दौड़ गई। उसने चौंक कर पहले नितिन को देखा, फिर अपने पिता कीमत लाल जी को। उसका सिर झुक गया, आंसू बह निकले। मैं साबित नहीं करूंगी, वो बामुश्किल बोल पाई थी। कमरे में अचानक मौत जैसा सन्नाटा छा गया। कीमत लाल जी का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। उनकी मुट्ठियां भींच गईं। नितिन की आंखों में भी अब एक अजीब सा यकीन उतर आया था। उसने बहन को ऐसे देखा जैसे उसने कोई अक्षम्य गुनाह कर दिया हो। देख लिया पापा, वो बोला, झूठ बोल रही थी ये। मैं जिसे बचाने की कोशिश कर रहा था उसने खुद अपने दामन को दागदार कर लिया। कीमत लाल जी ने गहरी सांस ली और ठंडे मगर गहरे लहजे में बोले, अब बहुत हो गया। फैसला हो चुका है। इसकी शादी मुन्ना से ही होगी, चाहे जो भी हो जाए। अब कोई इस मामले में बोलेगा नहीं, और जिसने दखल देने की कोशिश की वो इस घर से जा सकता है। मेरे घर के दरवाजे उस इंसान के लिए खुले हैं। उनकी आवाज में गरज थी और लहजा किसी हुक्म जैसा। प्रीति के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसे अंधे कुएं में धकेल दिया हो। उसकी सांस अटक गई, आवाज भी जैसे भीतर ही घुट गई थी। वो कुछ बोलना चाहती थी, विरोध करना चाहती थी, लेकिन एक पल में सब बदल गया था। कमरे में खामोशी छाई हुई थी। प्रीति रो रही थी, मगर किसी को उसकी परवाह नहीं थी। कीमत लाल जी का चेहरा सख्त था। नितिन ने नजरें फेर ली थी, जैसे उसकी बहन अब उसकी नजरों से गिर गई हो। फैसला सुना दिया गया था।
अब सिर्फ अमल बाकी था। तभी अचानक रूपा जी की आवाज कमरे में गूंजी, बस बहुत हो गया। वो तेजी से आगे बढ़ी और एक झटके में प्रीति को अपने पीछे कर लिया, जैसे ममता की छाव में पनाह दे रही हो। उनके चेहरे पर गुस्सा था, मगर आंखों की चिंगारियां बता रही थी कि आज वो किसी की भी नहीं सुनेंगी। अब किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो एक एक शब्द चबाकर बोली, ना तुम, ना नितिन, ना कोई और। मैं खुद पूछूंगी अपनी बेटी से, अपने तरीके से। कीमतलाल जी ने भौएं सिकोड़ ली। रूपा, तुम बीच में मत आओ, फैसला मैंने कर लिया है। क्या फैसला कर लिया है? रूपा जी ने तल्खी से कहा कि अपनी बेटी को एक नशे में धुत बदतमीज बेगैरत मुन्ना के हवाले कर दो। वही मुन्ना जो गली गली शराब पीकर घूमता है, जिसके पास ना इज्जत है, ना जमीर, ना कोई औकात। कीमतलाल जी के चेहरे पर नाराजगी की लहर दौड़ गई। रूपा, तुम जानती हो, मैं अपने फैसले नहीं बदलता और मैं भी अपनी बेटी की बर्बादी नहीं देख सकती। रूपा जी ने साफ और दो टूक कहा। नितिन आगे बढ़कर बोला, अम्मा, आप फालतू की बहस मत करें। अगर प्रीति के दामन पर कोई दाग नहीं है तो ये साबित करे। रूपा जी ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। तुम सब चुप रहो। तुम्हें अपनी बहन पर शक है, आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं, मगर मैं जानती हूँ मेरी बेटी झूठ नहीं बोल रही। उनकी आंखों में आंसू थे, पर दिल जानता था कि शायद बेटी ने कुछ छिपाया है। लेकिन इस वक्त प्रीति का साथ देना जरूरी था, क्योंकि अगर अभी कुछ नहीं किया तो कीमत लाल जी और नितिन का फैसला पत्थर पर लकीर बन जाएगा। कीमत लाल जी कुछ कहने ही वाले थे कि रूपा जी ने तेजी से प्रीति का बाजू पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। चलो मेरे साथ। प्रीति ने हैरानी से माँ को देखा, मगर रूपा के चेहरे पर ऐसा अटल इरादा था कि उसके पैर खुद ब खुद माँ के पीछे चल पड़े। कमरे में खामोशी छा गई थी। कीमत लाल जी की मुट्ठियां भींची रह गईं। नितिन ने गुस्से से नजरें फेर ली। रूपा जी किसी की परवाह किए बिना प्रीति को लेकर कमरे से बाहर निकल गईं। उन्हें पता था, अगर वह एक पल और वहां रुकती तो बेटी के लिए हालात और बिगड़ जाते। वो प्रीति को लेकर सीधे उसके कमरे में आई। दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ। प्रीति डर के मारे पीछे हट गई, मगर रूपा जी ने बिना एक पल गवाए उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बता, कहाँ थी तू? रूपा जी की आवाज झर्रासी काटती हुई प्रीति के कानों में पड़ी, जो अभी तक हैरान थी कि माँ ने उसके लिए सबके सामने खड़े होकर उसका पक्ष कैसे ले लिया। अब उन्हें इतने गुस्से में देख वो सच में डर गई थी। उसके गाल पर सूजन आ गई, आंखों से आंसू बहने लगे, मगर होंठ बस कांपते रहे। माँ, मैंने कहा ना, मैं अपने दोस्तों के साथ थी। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी, मगर वो अपनी बात पर अड़ी रही। रूपा जी ने गुस्से से सांस खींची। उनकी आंखें अब आग जैसी सुलग रही थी। अच्छा, तो फिर बात कराओ मुझसे, अपनी उन दोस्तों से। उनकी आवाज अब धार बन चुकी थी। सच धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा था। प्रीति की आंखें फैल गईं। उसने माँ की ओर देखा, फिर धीरे से सिर झुका लिया। ना, नहीं, मैं नहीं करवा सकती। उसका लहजा कांप रहा था, जैसे कोई बड़ा राज उसके होठों तक आकर रुक गया हो। रूपा जी की आंखें अब पत्थर जैसी सख्त हो गईं। वो एक पल को चुप हो गईं, मगर उनकी चुप्पी और भी खतरनाक थी। उन्होंने उसे ऐसे देखा जैसे अब वो सिर्फ माँ नहीं, बल्कि कोई जज बन चुकी हो, जो अपनी बेटी का फैसला सुनाने वाली हो। तो वाकई किसी के साथ थी। उनकी आवाज अब बेहद ठंडी हो गई थी, बर्फ की तरह। प्रीति ने जल्दी से सिर हिलाया। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। रूपा जी ने उसकी झुकी निगाहें, कांपते हाथ और हिचकती आवाज सब देख ली। वो झूठ और सच की हल्की सी लकीर भी पहचानती थी। बस उन्होंने सख्ती से कहा और एक कदम पीछे हट गई। तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझ गई हूँ। प्रीति ने बेबस होकर माँ को देखा। उनकी चुप्पी उसे और भी ज्यादा तोड़ रही थी। रूपा जी दरवाजे की ओर बढ़ी, पीछे मुड़ते हुए एक बार उसे देखा। जब तक मैं ना कहूँ, कमरे से बाहर मत निकलना। उनकी आवाज थकी हुई थी, मगर हुक्म सख्त था। प्रीति तड़प गई। माँ, मेरी बात तो सुनो। मगर रूपा जी ने दरवाजा खोल दिया। जाते जाते उन्होंने एक और बात कही, बाहर मत निकलना, वरना तुम्हारा बाप और भाई तुम्हें जान से मार देंगे। ये कहकर वो बाहर निकल गई और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। प्रीति वहीं बैठ गई। उसके जिस्म में कपकपी दौड़ गई। एक पल में उसकी दुनिया पूरी तरह बदल गई थी। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो खुद से नफरत कर रही थी। क्यों गई थी? क्यों?
मगर फिर उसका खुद का सच भी उसी से छिपने लगा था। उसने एक झटके से सिर हिलाया, नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो तुरंत वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। लॉन्च में अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। कीमतलाल जी सोफे पर बैठे थे, माथे पर चिंता की लकीरें, चेहरे पर थकावट और खामोशी। उनके बगल में बैठा नितिन अब भी गुस्से से तना हुआ था। वहीं एक और रूबी चुपचाप बैठी थी, शायद हालात की गंभीरता समझ रही थी, मगर कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। तभी रूपा जी की चाल की सरसराहट सुनाई दी। वो मजबूत कदमों से अंदर आई, चेहरे पर एक साफ फैसला झलक रहा था। मुझे रीता आंटी के घर छोड़ आओ, उन्होंने सीधा अपने बेटे से कहा। कीमतलाल जी चौंक गए। इस वक्त क्यों जाना है? रूपा जी ने उनकी तरफ एक नजर डाली और दो टूक लहजे में बोली, मैं रीता से प्रभास के लिए बात करना चाहती हूँ। कीमतलाल जी की भौहें चढ़ गईं। रूपा, ये क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ कि प्रीति की शादी प्रभास से होगी। वो एक एक लफ्ज जोर देकर बोली। आप जानते हैं मुन्ना उस लायक नहीं है। मैं अपनी रीता से बात करूंगी और वो कल दोपहर तक शादी के लिए मान भी जाएगी। एक पल के लिए कमरा खामोश हो गया। कीमतलाल जी ने सकरी आंखों से उन्हें देखा, जैसे ये फैसला उन्हें हजम नहीं हो रहा हो। नितिन, जो अब तक से झुकाए बैठा था, अचानक उठ खड़ा हुआ। चलो, उसने ठंडे मगर साफ लहजे में कहा। रूपा जी चौंक गईं। बाकियों की भी हैरत भरी नजरें उसकी तरफ उठी। नितिन ने सबको देखते हुए कहा, मुझे मंजूर है। उसके लहजे में अब भी गुस्सा बाकी था, मगर अब वह एक भाई नहीं बल्कि जिम्मेदारी निभाने वाला बेटा और भाई बन गया था। जिस तरह आज इसने हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाई है, मैं इसे अब एक दिन भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेहतर यही होगा कि कल ही इसकी शादी हो जाए और ये गंद की पोटली इस घर से निकल जाए। नितिन का लहजा जैसे लोहे की तरह ठंडा और सख्त था। रूपा जी ने एक पल के लिए बेटे के चेहरे को देखा, जहाँ सिर्फ गुस्सा नहीं, अब तो नफरत भी थी। कीमतलाल जी ने गहरी सांस ली। रूपा, क्या तुम ठीक से सोच चुकी हो? ये आखिरी फैसला है। हाँ, रूपा जी ने बिना झिझके कहा। उनकी आवाज में वो हिम्मत थी जो हालात ने उन्हें दी थी। नितिन ने मेज से गाड़ी की चाबी उठाई। चले माँ, देर ना करें। रूपा जी ने एक आखिरी नजर कीमतलाल जी पर डाली, जो अब भी खामोश बैठे थे। फिर दुपट्टा ठीक किया और बेटे के साथ बाहर निकल गई। लॉन्च में फिर से खामोशी पसर गई, मगर ये खामोशी तूफान से पहले की थी। रूपा जी को पता था कि अगर इस तूफान को अभी ना रोका गया तो उनका घर बिखर जाएगा। इसलिए उन्होंने रात का ही वक्त चुना था। रास्ता पूरी तरह से खामोश था। नितिन की उंगलियां स्टीयरिंग पर कस के जमी हुई थी, जबकि रूपा जी दुपट्टा ठीक करती हुई हवा के झोंकों के साथ अपनी सोच में गुम थी। उनका चेहरा सपाट था, मगर अंदर जैसे कोई ज्वालामुखी फूट रहा हो। उनका घर जैसे एक झटके में टूट पड़ा था और अब उन्हें अपनी रीता जी से अपनी बेटी के रिश्ते की भीख मांगनी थी, जो उनकी ही बिरादरी की थी। पहले रूपा जी उनके यहाँ किराए पर रहती थी। बोलचाल और व्यवहार दोनों परिवार के बीच अच्छा था। रीता जी प्रीति को सालों से जानती भी थी। पहले रीता जी साधारण मकान में रहती थी, लेकिन प्रभास की मेहनत ने उनका स्तर बढ़ा दिया था। शहर की चमचमाती लाइटों के बीच एक शानदार विला के सामने गाड़ी रुकी। रीता जी का बंगला उनकी अमीरी की साफ झलक दिखा रहा था। नितिन ने गाड़ी बंद की, सिर झुकाया और माँ की तरफ देखा। आप अंदर जाकर बात कर लो, जब बात हो जाए तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगा। रूपा जी ने बेटे को देखा, जैसे कुछ कहना चाहती हूँ, मगर खुद को रोक लिया। नहीं, उन्होंने कहा, तू भी चल मेरे साथ। नितिन ने लंबी सांस ली। नहीं माँ, ये आपका मामला है, आप ही बेहतर तरीके से संभालोगी। इतना कहकर उसने गाड़ी मोड़ी और चंद सेकंड में वहां से निकल गया। रूपा जी ने एक पल के लिए गेट की तरफ देखा, फिर अपने कदमों को मजबूत कर अंदर की तरफ बढ़ गए। पोर्च पार करते हुए उनकी नजरें हर तरफ घूम रही थी। खूबसूरत लॉन्स, संगमरमर की फर्श, झूमते हुए झूमर की चमक, मगर उनका मन इन सब से बहुत दूर था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, लॉज में रीता जी बैठी थी, जो किसी से धीमी आवाज में बात कर रही थी। उनके चेहरे पर हल्की गुलाबी रोशनी पड़ रही थी। वो चमचमाते कपड़ों में अपनी वही खास नजाकत लिए बड़ी शालीनता से बात कर रही थी। उनके सामने एक नौजवान बैठा था, सफेद कुर्ता पैजामा पहने, सीधा सादा मगर दमकता हुआ चेहरा। प्रभास, उसकी आंखों में गहराई थी, बात करने का ढंग ऐसा जैसे हर लक्ष्य तोल मोल के निकले। अम्मा,
आप फिक्र मत करो, सब कुछ वक्त पर सही हो जाएगा। प्रभास धीमे मगर पक्के लहजे से कह रहा था, जैसे अपनी माँ को तसल्ली दे रहा हो। उसी पल रूपा जी अंदर दाखिल हुई। रीता जी और प्रभास दोनों चौंक कर उनकी तरफ देखने लगे। रीता जी का चेहरा जैसे खिल उठा। अरे रूपा! इस वक्त उनकी आवाज में खुशी झलक रही थी, जैसे बरसों बाद किसी प्यारे को देखा हो। और सच भी यही था, दोनों लोग बहुत अरसे बाद मिल रहे थे। रूपा जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। बस रीता जी, आपसे एक जरूरी बात करनी थी, इसीलिए चली आई। वो उनके गले लगी, मगर गले में दर्द और उदासी बसी हुई थी। रीता जी ने प्यार से उनका हाथ थामा और सोफे पर बैठते हुए कहा, अरे ये तो बहुत अच्छा किया, बताओ क्या बात है। वो वाकई खुश थी। रूपा जी ने एक नज़र प्रभास पर डाली, जो आदर से माँ के पास बैठा था। शालीन, शांत और गंभीर। कमरे में फैली मध्यम रोशनी और भी गहराने लगी थी। माहौल अब पहले जैसा हल्का फुल्का नहीं रहा था। रीता जी ने मुस्कुराकर रूपा जी की तरफ देखा, जो कुछ परेशान सी लग रही थी। प्रभास भी चुपचाप अपनी आंटी के चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश कर रहा था। रीता जी ने मुस्कुराते हुए उनका हाथ थामा। अरे दिन में आ जाती ना, मैं सारा दिन तुम्हारे साथ बिताती। ये क्या रात में ही आ गई तुम? वो हल्के फुल्के लहजे में शिकायत कर बैठी। रूपा जी ने एक गहरी सांस ली, जैसे कुछ कहने से पहले खुद को संभाल रही हो। प्रभास अब भी खामोशी से उनकी हर हरकत देख रहा था। आखिरकार उन्होंने हिम्मत करके कहा, रीता जी, मैं एक बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ। रीता जी चौंक पड़े। क्या मतलब? कैसी उम्मीद? रूपा जी की आवाज कांपने लगी। तुम अपने प्रभास के लिए मेरी बेटी प्रीति का रिश्ता ले लो, उसकी शादी प्रभास से कर दो। ये सुनते ही रीता जी सन्न रह गईं और प्रभास के माथे पर भी बल पड़ गए। उसे प्रीति बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसकी बेबाक बातें और अकड़ उसे खटकती थी। ये क्या कह रही हो रूपा? रीता जी ने अविश्वास भरे लहजे में पूछा। रूपा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। रीता जी, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने। मेरा पति कीमत लाल अब ठीक नहीं रहा। वो जिद पर अड़ा है कि मेरी बेटी की शादी उसके दोस्त के बेटे मुन्ना से हो, और मुन्ना तो एक नंबर का शराबी और जुआरी और निकम्मा लड़का है। मैं अपनी बेटी को उस नरक में नहीं झोंक सकती। वो डरी हुई सी बोली। प्रभास, जो अब तक चुप था, बोल पड़ा, लेकिन आंटी, ये कैसा फैसला है? क्या किसी की जिंदगी जबरदस्ती तय की जा सकती है? रीता जी ने हाथ से इशारे से उसे चुप कर दिया और खुद गंभीरता से रूपा जी की तरफ मुड़ी। रूपा का रोना और बढ़ गया। रीता जी, मेरी मदद करो, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बस एक बार हाँ कह दो। रीता जी ने गहरी सांस ली और फिर दृढ़ आवाज में बोली, ठीक है रूपा, कल दोपहर को प्रभास और प्रीति की शादी होगी। तुम अब बिल्कुल मत घबराओ, मैं तुम्हारी बेटी को उस नरक में नहीं जाने दूंगी। उन्होंने रूपा जी को गले से लगा लिया। रूपा जी ने आश्चर्य से उन्हें देखा, जैसे उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा हो। रीता जी ने पास रखा पानी का गिलास उठाया और उनके हाथ में देते हुए कहा, अब बस रो मत, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि कीमत लाल जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। रीता जी रूपा जी और प्रीति से बहुत लगाव रखती थी। वो उनका दुख नहीं देख सकी और झट से हाँ कह बैठी। लेकिन प्रभास का चेहरा अब सख्त हो चुका था। वह गुस्से से उठा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उसका दिमाग सुन्न पड़ चुका था। उसे अपनी माँ की ये जबरदस्ती बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। उसे अपनी जिंदगी खुद तय करनी थी, लेकिन माँ ने उसकी राय जानना तक जरूरी नहीं समझा। वहीं रीता जी को उसके जाने की कोई परवाह नहीं थी। वो अब भी रूपा जी का हाथ थामे उनके आंसू पोंछ रही थी। वक्त धीरे धीरे बीतता जा रहा था। थोड़ी देर बाद रूपा जी अपने घर लौट चुकी थी। दूसरी ओर प्रभास के कमरे में एक फीकी सी पीली रोशनी फैली थी, लेकिन कमरे का माहौल इतना भारी था कि वो रोशनी भी मध्यम लग रही थी। प्रभास कमरे के बीचों बीच खड़ा था। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी, आंखों में गुस्सा और माथे पर टेढ़ी लकीरें साफ दिख रही थी। घड़ी की सुइयां 12 का अंक पार कर चुकी थी जब कमरे का दरवाजा हल्के से खुला और रीता जी अंदर आई। जैसे ही प्रभास ने अपनी माँ को देखा, वह तमतमाता हुआ खड़ा हो गया। चेहरे पर हैरानी और गुस्से का मिला जुला भाव था। माँ, ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने? उसकी आवाज ऊंची हो गई।
आपने किस हक से मेरे लिए ये रिश्ता तय कर दिया? रीता जी ने चुपचाप दरवाजा बंद किया और एक गहरी सांस ली। बेटा, मेरी बात सुन, मुझे कुछ नहीं सुनना। प्रभास ने बीच में ही बात काट दी। मैं किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता जिसे उसका खुद का बाप ऐसे जबरदस्ती शादी के लिए धकेल रहा है। कौन सी ऐसी आफत आ गई है कि आधी रात को शादी करनी पड़ रही है? मैं अभी इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे अपने बिजनेस पर ध्यान देना है। बस रीता जी बेटे की आंखों में देख रही थी, जो गुस्से से लाल हो चुकी थी। उन्हें पता था कि प्रभास को मनाना आसान नहीं है, लेकिन वह रूपा जी को ऐसे हाल में नहीं छोड़ सकती थी। वो कुछ पल चुप रही, फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए। प्रभास, मेरे जिगर का टुकड़ा है, उनकी आवाज भर्रा रही थी। मैं तुझसे कभी कुछ गलत नहीं कहती, लेकिन आज आज मैं तुझसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ। प्रभास चिल्ला गया। उसने हाथ झटकते हुए कहा, माँ प्लीज, मैं समझता हूँ कि आंटी मुश्किल में है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपनी जिंदगी किसी ऐसे रिश्ते में झोंक दूँ जो मेरी मर्जी के खिलाफ हो। वो लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एटीट्यूड से भरी है, ना ढंग से कपड़े पहनती है, ना बात करने की तमीज है। बस हर वक्त फोन में लगी रहती है या फिर कहीं घूमती रहती है, कोई ठिकाना नहीं उसका। रीता जी ने बेबसी से सिर हिलाया और धीरे धीरे उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बेटा, मना मत कर, रूपा बहुत तकलीफ में है। अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो वो सिर्फ तेरे सहारे। अगर तूने इनकार कर दिया तो मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। रूपा के हम पर काफी एहसान है। जब वह हमारे यहाँ किराए पर रहती थी तब तुम छोटे थे और तुम्हारे पापा शहर के बाहर नौकरी करते थे। घर में कोई ऐसा नहीं था जो हमें सहारा दे सके। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तब रूपा ही थी जिसने मेरी बहुत सेवा की थी और तुम्हारा भी काफी ध्यान रखा था। अगर उस वक्त वह ना होती तो शायद मैं आज जिंदा भी नहीं होती, क्योंकि मुझे हार्ट अटैक आया था। उसी ने समय रहते मुझे देखा और जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया। आज मुझे उसके लिए कुछ करने का मौका मिल रहा है, तो क्या मैं पीछे हट जाऊं और उसे मुसीबत में छोड़ दूं? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। वो एकदम जज्बाती हो गई थी। उन्हें पता था कि उनका बेटा इतनी आसानी से राजी नहीं होगा। प्रभास की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने अपनी माँ को देखा जो आंसुओं से भीगी खड़ी थी और सचमुच हाथ जोड़े हुए थी। उसका गुस्सा वहीं थम गया। ऐसा लगा जैसे उसके पांव जमीन में जम गए हों। माँ, ये कैसी बात कर रही हो आप? उसका लहजा धीमा पड़ गया। वो अपनी माँ को ऐसे टूटते नहीं देख सकता था। यही सच्चाई है बेटा, रीता जी ने कांपती आवाज में कहा। मैं जानती हूँ कि ये फैसला तुम्हारे लिए आसान नहीं, मगर जरा सोचो, एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद होने जा रही है और हम चाहें तो उसे बचा सकते हैं। प्रभास ने नजरें चुरा ली। उसका दिल किसी भारी बोझ के नीचे दबा जा रहा था। वह कहना चाहता था वो मासूम तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन खामोश रहा। माँ रीता जी की नम आंखें, आंटी रूपा जी की बेबसी और वो कठोर फैसला जो उसे लेना था, अब सब कुछ उसके जेहन में तूफान बनकर घूम रहा था। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद उसने हार मान ली। ठीक है माँ, उसने धीमे से कहा, मैं मान गया, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। बस प्लीज आप रोइए मत। आप जानती हैं मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। रीता जी ने शुक्रगुजारी से उसका चेहरा थपथपाया और रोते हुए उसे सीने से लगा लिया। उनकी औलाद ने हमेशा उन्हें फक्र ही दिया था और आज भी उसने उनका सिर नीचा नहीं होने दिया। अगली सुबह का सूरज अपनी पूरी चमक के साथ निकला। सूरज की किरणें खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में फैल रही थी। प्रीति ने आंखें खोली तो सब कुछ नॉर्मल लगा। रात के झगड़े, कड़वी बातें, सब जैसे किसी ख्वाब का हिस्सा लग रहा था। उसने लंबी सांस ली, दुपट्टा ठीक किया और बिस्तर से उठ खड़ी हुई। दरवाजा खोलकर बाहर आई तो जो मंजर देखा वह उसके होश उड़ाने के लिए काफी था। बरामदे में दरी बिछाई जा रही थी, आंगन में पकवानों की खुशबू तैर रही थी। रूपा जी खुद किचन में खड़ी हिदायतें दे रही थी और रूबी बर्तन सजा रही थी। हर तरफ गहमा गहमी थी, जैसे घर में कोई बड़ा कार्यक्रम हो। प्रीति के माथे पर बल पड़ गए। उसे एक अजीब सा डर महसूस हुआ। वह तेजी से माँ के पास पहुंची। ये सब क्या हो रहा है? उसने उलझन से पूछा। रूपा जी ने बिना नजर उठाए चम्मच चलाते हुए कहा, तुम्हारे ब्याह की तैयारी हो रही है। प्रीति को लगा उसने शायद कुछ गलत सुना है, मगर जब उसने बात को दोबारा सोचा तो जैसे जमीन पैरों के नीचे से निकल गई। ब्याह?
किसका ब्याह? रूपा जी ने अब की बार नजर उठाकर उसे सख्ती से देखा। तुम्हारा। और किसका? आज दोपहर को तुम्हारा ब्याह प्रभास से होगा। प्रीति का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये क्या मजाक है माँ? मैंने कब हाँ की? मैं किसी से शादी नहीं कर रही, और इस तरह जबरदस्ती तो बिल्कुल भी नहीं। रूपा जी ने चम्मच किनारे रख दिया और गंभीर लहजे में बोली, ठीक है, अगर तुम्हें प्रभास से शादी मंजूर नहीं तो मैं मुन्ना के लिए हाँ कर देती हूँ। ये सुनते ही प्रीति की सांसें जैसे रुक गई। नहीं माँ, ऐसा मत करना। मैं कहती हूँ अब कभी कोई गलती नहीं करूंगी, समय से घर आऊंगी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी, लेकिन प्लीज मेरी जिंदगी बर्बाद मत करिए। रूपा जी ने एक ठंडी सांस ली और उसका हाथ छुड़ा लिया। ये सब कहने का वक्त अब बीत चुका है प्रीति, मैंने फैसला कर लिया है। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम प्रभास से ब्याह कर लो, वरना मुन्ना के साथ शादी के लिए तैयार हो जाओ। प्रीति की आंखों में आंसू भर आए। उसने बेबसी से माँ की तरफ देखा, लेकिन रूपा जी का चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। अब किचन में मत खड़ी रहो, जाकर तैयारी करो। बारात नहीं आ रही, सादगी से ब्याह होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छे से तैयार होकर बैठो। प्रीति ने आखिरी उम्मीद के तौर पर फिर एक बार माँ का हाथ थाम लिया। माँ प्लीज अब ये मिन्नतें बंद करो, प्रीति ने रुंधे गले से कहा। रूपा जी ने उसका हाथ झटकते हुए सख्ती से कहा, जो होना था वो हो चुका है। अब बस चुपचाप जाकर तैयार हो जा। प्रीति का दिल जैसे सीने में डूबने लगा। वो रोते रोते पीछे हटी और धीरे धीरे कदम घसीटती हुई अपने कमरे की ओर बढ़ गई, जहाँ एक अनजाना और भारी भविष्य उसका इंतजार कर रहा था। उसका मन बहुत उदास था। वह इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसे प्रभास से नफरत तो नहीं, लेकिन बहुत दूरी महसूस होती थी। उसे लगता था वो बहुत घमंडी है और उसे सिर्फ अपने पैसों का घमंड है, और अब वही इंसान उसका पति बनने जा रहा था। बरामदे में हल्की सी पीली रोशनी बिखरी हुई थी। जमीन पर दरी बिछी थी। प्रभास सफेद कुर्ता पैजामा पहने चुपचाप बैठा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस उसकी आंखों में एक अलग ही शक्ति थी। उसके बगल में उसकी माँ रीता जी बैठी थी। दूसरी ओर नितिन आंगन में खड़ा कुछ दोस्तों से बातें कर रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी सख्ती और बेपरवाही थी, जैसे वह इस शादी की रस्म से जल्द छुटकारा पाना चाहता हो। विवाह का समारोह शुरू हुआ। आंगन में मौजूद सभी लोग खामोश होकर यह दृश्य देख रहे थे। शादी के बाद प्रीति अपने कमरे में बैठी थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसके पास उसकी माँ और रीता जी बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। काश मैं कल वहां गई ही ना होती तो ये सब ना होता। प्रीति रोती रही, उसकी आंखों में लाचारी थी। प्रीति ने आंसू पोंछने की कोशिश की, लेकिन वह फिर से बहने लगे। कमरे में ऐसी खामोशी थी कि सांसों की आवाज भी सुनाई देने लगी। रूपा जी की आंखें उसके चेहरे पर पड़ी थी, जैसे कह रही हूँ अब और मत सोच, जो होना था हो गया। आंगन में प्रभास खामोशी से बैठा था। उसका चेहरा खामोश था, जैसे यह सब उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता हो। कमरे में प्रीति भी रो रही थी। उसका मन कर रहा था कि चीख चीख कर ये रिश्ता तोड़ दे, मगर वो बेबस थी, बेहद बेबस। उसके हाथों से सब कुछ रेत की तरह फिसल गया था। प्रभास चुपचाप उठा। उसने अपनी माँ रीता जी की तरफ देखा, जो संतुष्ट सी नजर आ रही थी। प्रीति के लिए ये सब एक ख्वाब जैसा था, एक डरावना ख्वाब जिससे वो जागना चाहती थी, मगर जाग नहीं पा रही थी। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। शादी हंसी खुशी नहीं हुई थी और प्रीति बहुत ज्यादा रो रही थी। प्रभास का भी मन नहीं था, इसीलिए प्रीति की बिदाई अभी नहीं करवाई गई थी। प्रभास और उसकी माँ शादी के फंक्शन के बाद घर लौट आए। कमरे में आधी रोशनी फैली हुई थी। बस बेड साइड लैंप की हल्की पीली रोशनी पूरे माहौल को एक गहरा सा रंग दे रही थी। प्रभास सफेद कमीज की बाहें कोहनियों तक चढ़ाए बेड के किनारे बैठा था। उसका चेहरा शांत था, मगर आंखों में उलझन साफ झलक रही थी। अभी वो अपनी ही सोच में डूबा हुआ था, जब दरवाजे पर दस्तक हुई। उसकी नजर दरवाजे की तरफ उठी और वो फौरन खड़ा हो गया। सामने उसके पिता खड़े थे। उन्होंने कमीज पहन रखी थी। चेहरे पर सफर की थकान झलक रही थी, मगर आंखों में वही पुरानी शक्ति और गंभीरता थी। प्रभास आगे बढ़ा, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और सिर झुकाकर नम्र स्वर में बोला, प्रणाम बाबा। राकेश जी ने बेड की तरफ इशारा किया। बैठो।
प्रभास चुपचाप दोबारा बेड पर बैठ गया और राकेश ही उसके पास ही बैठ गए। कुछ पल वो खामोशी से कमरे का जायजा लेते रहे, जैसे अपने शब्दों को आवाज दे रहे हों। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और गंभीर लहजे में बोले, मुझे यह सब एक नौकर से पता चला। प्रभास, तुमने जरूरी नहीं समझा कि मुझे बताया जाए, और तुम्हारी माँ ने तो जैसे मुझे अब किसी बात में शामिल करना ही छोड़ दिया है। वो सिकवा कर गए थे। प्रभास ने सिर झुका लिया। वो जानता था कि उसके पिता गुस्से में नहीं बल्कि एक गहरी नाराजगी से बोल रहे हैं, मगर इस वक्त वो सफाई देने के मूड में नहीं था। ये सब बहुत अचानक हो गया बाबा। उसकी आवाज सपाट थी। आंटी आई थी, उन्होंने मम्मी को मजबूर किया और फिर मम्मी ने मुझे। वो कंधे उचकाकर चुप हो गया। राकेश जी ने गंभीर नजरों से उसकी तरफ देखा। मजबूर किया? कैसे? प्रभास ने पूरा किस्सा विस्तार से बता दिया। कैसे उसकी माँ रीता जी ने रूपा जी के आंसू देखकर प्रीति से रिश्ते की हाँ करी, कैसे कीमत लाल जी जबरदस्ती मुन्ना से शादी करवाना चाहते थे, और कैसे ये रिश्ता एक मजबूरी में तब्दील हो गया। वो कुछ भी अपने पिता से छुपा ना सका। राकेश जी ने ध्यान से सुना, फिर कुछ पल खामोश रहे, जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हों। अंत में उन्होंने धीमे स्वर में कहा, प्रभास, जब किसी लड़की की शादी इतनी जल्दबाजी में कर दी जाती है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। प्रभास चौंक कर अपने पिता की तरफ देखने लगा। क्या मतलब बाबा? राकेश जी ने उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा, या तो उसकी इज्जत का मामला होता है, या कोई दाग लग चुका होता है, या फिर वो किसी के साथ भागने की कोशिश कर चुकी हो, या फिर कुछ और ऐसा जिसे छुपाया जा रहा हो। जिस बात को अब तक छुपाया जा रहा था, अब प्रभास के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगी थी। उसने इस नजरिए से कभी सोचा ही नहीं था। पापा, आप कहना क्या चाह रहे हैं? उसने धीमे से पूछा। राकेश जी ने गंभीरता से कहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अब जब शादी हो चुकी है तो उस लड़की को वहाँ और नहीं छोड़ा जा सकता। जो भी हो, अब वो हमारे परिवार की इज्जत है, तुम्हारी पत्नी है, हमारी बहू है। बेहतर यही होगा कि जल्दी से जल्दी उसकी विदाई कर दी जाए। प्रभास के चेहरे पर कठोरता आ गई। उसने एक पल सोचा, फिर धीरे से सिर हिलाया। आप सही कह रहे हैं पापा। राकेश जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उठ खड़े हुए। यही सबसे सही फैसला है। जो होना था वो हो गया, अब इसे संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। यह कहकर वो दरवाजे की ओर बढ़े। एक पल के लिए रुके, फिर दरवाजा खोलकर बाहर चले गए। प्रभास वहीं बैठा रहा, गहरी सोच में डूबा हुआ। उसके पापा हमेशा सोच समझ कर ही कुछ कहते थे, और यही वजह थी कि उनकी हर बात उसे सोचने पर मजबूर कर देती थी। वह काफी देर तक उन्हीं विचारों में डूबा रहा, और फिर आधे घंटे बाद किसी नतीजे पर पहुंच गया। अब वो इस मामले को और लटकाना नहीं चाहता था। अगले दिन का सूरज नई उम्मीदों के साथ निकला था। दोपहर के 2 बज रहे थे। गर्मी अपनी पूरी ताकत से बरकरार थी, मगर प्रभास के चेहरे पर सिर्फ गंभीरता और संजीदगी थी। उसने अपनी गाड़ी गेट के पास रोकी और बाहर निकलते ही एक पल के लिए घर की ओर देखा। गहरी सांस लेकर उसने दरवाजा खटखटाया। कुछ ही पल बाद दरवाजा खुला और सामने रूपा जी को देखकर वो आदर से सीधा खड़ा हो गया। वो उसे अचानक दरवाजे पर देखकर चौंक गई थी। नमस्ते आंटी जी, प्रभास ने आदर से कहा। रूपा जी ने खुद को संभालते हुए कहा, नमस्ते बेटा, तुम इस वक्त सब ठीक ठाक तो है? प्रभास ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में वही गंभीरता थी। आंटी जी, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। रूपा जी ने दरवाजा थोड़ा और खोलते हुए कहा, आओ बेटा, अंदर आ जाओ। वह बरामदा पार करके बैठक में पहुंचा, जहां हल्की रोशनी में एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। वह सोफे पर बैठा तो रूपा जी भी सामने बैठ गईं। बोले, बेटा, सब ठीक तो है? कोई दिक्कत तो नहीं? प्रभास ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, आंटी जी, मैं प्रीति की विदाई के लिए आया हूँ। मैं शादी के बाद उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। रूपा जी चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। बेटा, उसे थोड़ा वक्त दो, वह अभी काफी परेशान है। सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ ना, इस वजह से। प्रभास ने गंभीर लहजे में जवाब दिया, आंटी जी, वो मेरी पत्नी है और मैं अपनी बीवी को लेने आया हूँ। इसमें कोई हर्ज तो नहीं? रूपा जी कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक अंदर से किसी के तेज कदमों की आवाज आई, और फिर गुस्से में भरी हुई प्रीति तेज
तेजी से कमरे में दाखिल हुई। मुझे कोई आपसे विदा नहीं करवानी, वो तेज लहजे में बोली। उसका चेहरा गुस्से में तमतमा रहा था। आप यहाँ से चली जाइए, जो होना था वो हो गया। मेरे पापा का मूड भी अब ठीक है और हमें इस शादी की अब कोई जरूरत नहीं। प्रवास ने धीरे से गर्दन घुमाकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी शक्ति थी कि प्रीति की आवाज खुद ब खुद धीमी पड़ने लगी। अपनी जुबान बंद रखो, उसने धीमे मगर ठहरे हुए खतरनाक लहजे में कहा। जरूरत से ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। उसके लहजे में कुछ ऐसा था कि प्रीति के कदम खुद ब खुद पीछे हट गए। उसके अंदर एक अजीब सा डर समा गया था। रूपा जी ने तुरंत उसे इशारे से कमरे में जाने को कहा और वह भारी कदमों से पलट गई, मगर उसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी साफ झलक रही थी। रूपा जी ने शर्मिंदा होकर प्रभास की तरफ देखा। बेटा माफ करना, ये ज्यादा जुबान चलाने वाली है, मैं इसे समझाऊंगी। प्रभास ने एक नजर दरवाजे की तरफ डाली जहां से अभी अभी प्रीति गई थी, फिर गंभीरता से उठ खड़ा हुआ। ठीक है, आपकी बात समझ आ रही है। अब मम्मी पापा ही आपसे विदा की बात करेंगे। मैं इस बात को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता। मैं चलता हूँ आंटी जी। मगर रूपा जी ने तुरंत उसका बाजू पकड़ लिया। नहीं बेटा, बैठो, मैं अभी आती हूँ। वो गहरी सांस लेकर दोबारा बैठ गया, मगर उसकी आंखों में अब भी एक अजीब सी कठोरता थी। ये लड़की उसके सब्र का इम्तिहान ले रही थी। उसकी यही बेबाक हरकतें उसे पसंद नहीं थी और यही करके वो उसका खून खौलाने का कारण बनती थी। रूपा जी तेजी से कमरे में दाखिल हुई। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था, जबकि प्रीति पलंग पर बैठी अपने नाखून चबा रही थी। ये क्या बदतमीजी थी प्रीति? रूपा जी का तेज लहजा पूरे कमरे में गूंज उठा। प्रीति चौंक कर उन्हें देखने लगी, मगर फिर दोबारा सिर झुका लिया। मैंने क्या किया? वो बेपरवाही से बोली। क्या किया? रूपा जी ने आगे बढ़कर उसकी बाजू पर जोर से चिकोटी काटी। ये जुबान चलाने की क्या जरूरत थी जो तुमने प्रभास से की? तुम्हें पता भी है वो कौन है और अब तुम्हें वहीं जाना है, उसी के साथ जिंदगी बितानी है। प्रीति ने मुंह बनाया। मुझे किसी के साथ जिंदगी नहीं बितानी, ये शादी जबरदस्ती की गई है। रूपा जी का सब्र जवाब दे गया। अब ये बहस खत्म करो, जाओ बाहर जाकर उससे माफी मांगो और चाय पेश करो। प्रीति ने तुरंत इनकार किया। मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी और ना ही किसी की सेवा करूंगी। रूपा जी ने गुस्से में उंगली उठाई। अगर अभी नहीं गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रीति जानती थी कि माँ के गुस्से का मतलब मार भी हो सकता है। उसने झुलझुलाकर सिर झटका, गहरी सांस ली और रसोई में जाकर चाय तैयार की। फिर चुपचाप ट्रे उठाकर बैठक की ओर बढ़ गई। जैसे ही वह बैठक में दाखिल हुई, उसने देखा कि प्रभास सामने सोफे पर बैठा था। वह बेहद आकर्षक लग रहा था। सादगी भरा मगर गरिमामय व्यक्तित्व गहरी सोच में डूबा हुआ। जैसे ही प्रीति ने कदम बढ़ाए, प्रभास की नजर उस पर पड़ी। वो कुछ पलों के लिए ठिठक गया। प्रीति लाख बदतमीज सही, लेकिन देखने में बेहद खूबसूरत थी। प्रभास की नजरों में एक अजीब सा भाव था जो प्रीति को बेचैन कर गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जल्दी से आगे बढ़ी और ट्रे मेज पर रख दी। वो मैंने जो अभी कहा उसके लिए माफी, वो हड़बड़ाहट में बोली, नजरें झुकाए हुए। प्रभास ने कुछ पल उसे गौर से देखा, फिर चाय का कप उठाया, माफी कबूल की। वो धीमे स्वर में बोला। प्रीति ने मन ही मन राहत की सांस ली। प्रभास ने एक घूंट लिया और फिर नजरें उठाकर कहा, अपनी आदत बदल लो। प्रीति चौंक कर उसे देखने लगी। कौन सी आदत? बदतमीजी और ये बेहुदा कपड़े पहनने की। प्रभास ने गंभीरता से कहा। उसकी निगाहें प्रीति की टाइट फिटिंग पटियाला और छोटी शर्ट पर टिकी थी। प्रीति ने झेप कर अपने बाजू सीने पर बांध लिए। मेरे कपड़ों में क्या समस्या है? प्रभास ने नजरें चाय के कप पर गड़ा ली। समस्या नहीं है, लेकिन हमारे परिवार का एक स्तर है और अब तुम उस परिवार का हिस्सा हो। आगे से ऐसे कपड़े मत पहनना। प्रीति ने चिढ़कर उसे देखा। आप मुझे ड्रेसिंग सिखाएंगे? प्रभास ने एक नजर उठाकर उसे घूरा। पत्नी हो मेरी, सिखाना पड़ेगा तो वो भी करूंगा। अगर तुम्हें खुद अकल होती तो मुझे ये कहने की जरूरत ना पड़ती। प्रीति ने नाक चिढ़ाई, फिर झुलझुलाकर मुंह फेर लिया, मगर उसके मन में एक अजीब सा एहसास समा गया था। वह चुपचाप सामने सोफे पर बैठ गई, लेकिन जब तक प्रभास वहां रहा, उसकी निगाहें लगातार प्रीति पर ही थीं, जिससे वह और ज्यादा असहज होती जा रही थी। चाय पीने के बाद वो अपने खास अंदाज में खड़ा हुआ और उसे घूरते हुए बोला, आखिरी बार समझा रहा हूँ, इस तरह की ड्रेसिंग अब दोबारा नहीं होनी चाहिए। तुम मेरी बीवी हो और ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो, वरना मुझे ये बात मनमाना बहुत अच्छे से आता है।
ये कहते ही वो लॉन से बाहर निकल गया। रूपा जी को नमस्ते कहकर वह अपने घर की ओर बढ़ गया, जबकि पीछे से प्रीति बुरा भला मुंह बना रही थी। यही वजह थी कि वो प्रभास के परिवार में शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अपनी आंटी रूपा जी के तौर तरीके से वो भली भांति वाकिफ थी। कितने परंपरावादी और पर्देदार लोग हैं। प्रभास जैसे ही घर में दाखिल हुआ, सामने रीता जी आ गई। उनके चेहरे पर कठोरता थी और आंखों में गुस्सा। ये क्या हरकत की तुमने? रीता जी की आवाज में नाराजगी साफ झलक रही थी। प्रभास ने उकता कर सिर झटका। क्या किया मैंने? अकेले क्यों विदाई की बात करने चले गए? रूपा की कॉल आई थी, वो बहुत हैरान थी। प्रभास ने लापरवाही से जवाब दिया, प्लीज मम्मा, अब इन बातों का वक्त नहीं है। जो करना था कर चुका हूँ, मगर अब मैं आपसे भी कह रहा हूँ, जल्दी से जल्दी विदाई का इंतजाम करें। मैं अपनी बीवी को वहाँ नहीं छोड़ूंगा। रीता जी ने उसे घूरा। ये सब जल्दी में मत करो। तुम्हें अचानक हुआ क्या है? क्या तुम्हारे पापा राकेश जी ने कुछ कहा है? मैं उनसे बात करती हूँ। लेकिन प्रभास ने मना कर दिया और आगे बोला, अब और इंतजार नहीं हो सकता। वो मेरी पत्नी है और मुझे अपने कमरे में चाहिए। बस यही कहना है आपसे। प्रभास की आवाज में फैसला साफ झलक रहा था और वो बिना कुछ और कहे आगे बढ़ गया। 4 दिन बाद कीमत लाल जी के घर में एक बड़ी दावत का आयोजन किया गया था। परिवार के सभी लोग मौजूद थे। मोहित, मुन्ना, रूबी, नितिन, सभी। माहौल रौनक से भरा था, लेकिन प्रीति का दिल कहीं बेचैन था। हंसी ठिठोली की गूंज, बच्चों की खिलखिलाहट, हर तरफ रौनक ही रौनक थी। नितिन के जन्मदिन की दावत चल रही थी। सब लोग खुशी में डूबे हुए थे, लेकिन लॉज में बैठा प्रभास एकदम शांत था। उसकी निगाहें बस एक ही चेहरे पर टिकी थी। पूरे हॉल में चहल पहल थी, मगर उसे किसी की परवाह नहीं थी। अचानक वह उठा, बिना किसी को कुछ समझने का मौका दिए उसने प्रीति का बाजू कसकर पकड़ा और खींचते हुए सीधे उसके कमरे की ओर बढ़ गया। पूरे परिवार में हलचल मच गई। सब हैरान थे कि ये क्या हो रहा है। राकेश जी ने जैसे ही यह देखा, उन्होंने राहत की सांस ली, जबकि रीता जी का चेहरा चिंता से भर गया। कमरे में पहुंचकर प्रभास ने दरवाजा जोर से बंद किया और प्रीति को दीवार से सटा दिया। ये क्या हरकत थी? उसका लहजा बर्फ की तरह ठंडा था। प्रीति का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह सहम कर बोली, क्या मतलब? किसकी इजाजत से तुम मोहित के पास बैठी थी? प्रभास की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। वो मेरा पड़ोसी है, मैं सालों से उसे जानती हूँ। प्रीति की आवाज धीमी पड़ गई। प्रभास ने तीखी हंसी हंसते हुए कहा, हाँ, यही सब जानकर तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी मुझसे की होगी ना, क्योंकि तुम्हारा किरदार ही खराब है। प्रीति की आंखें हैरानी और दर्द से फैल गईं, जैसे किसी ने उसका दिल कसकर मरोड़ दिया हो। आप मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? उसकी आवाज कांप रही थी। क्यों ना कहूँ, जो लड़की शादी के बाद भी गैर मर्दों से हंस हंस कर बातें करे, वो इज्जतदार कैसे हो सकती है? उसकी बातों ने प्रीति को अंदर तक तोड़ दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे कभी ऐसे कठोर शब्दों की आदत नहीं थी और प्रभास की आंखों में जो नफरत थी, वो उसके दिल को चीर रही थी। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं सुबकने लगी। प्रभास कुछ देर उसे रोते हुए देखता रहा। कमरे में सन्नाटा छा गया। बस उसकी सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। वह चुपचाप उसे देख रहा था, जैसे खुद से लड़ रहा हो। कुछ पल बाद उसने धीमे मगर ठहरे हुए लहजे में कहा, जानती हो पत्नी की इज्जत क्या होती है? प्रीति ने कोई जवाब नहीं दिया, बस नजरें झुका ली। कमरे में उसकी आवाज गूंज रही थी। प्रीति अब भी चुपचाप खड़ी थी। मुझे नहीं पता तुम्हारे पापा ने मेरी शादी तुमसे क्यों की, प्रभास बोला, लेकिन अब तुम मेरी हो, मेरे नाम से जुड़ी हो और मैं अपने नाम की बेइज्जती नहीं होने दूंगा। प्रीति ने धीरे से सिर उठाया। उसकी नजरें प्रभास के चेहरे पर टिक गईं। उसके लफ्जों में गुस्सा था, लेकिन उनमें सच भी था। अब इस शादी को छुपाने का कोई मतलब नहीं। प्रभास ने दो टूक लहजे में कहा, मैं जा रहा हूँ सबको बताने कि तुम मेरी बीवी हो। यह कहकर उसने प्रीति का हाथ थामा, मजबूती से पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले आया। हॉल में मौजूद सब लोग अचानक चुप हो गए। प्रभास की सख्त नजरें पूरे हॉल में घूम रही थी, जबकि प्रीति का चेहरा पीला पड़ गया था। कीमत लाल जी भी खामोशी से यह सब देख रहे थे, जबकि रूपा जी की आंखों में हैरानी साफ नजर आ रही थी। प्रभास ने गहरी सांस ली और फिर तेज आवाज में बोला, आप सब ने अभी तक मुझे शुभकामनाएं नहीं दी। सब लोग हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगे। किस बात की शुभकामना? ये मेरी पत्नी है। प्रभास ने प्रीति का हाथ और
कसकर थामा और सबकी ओर देखा। हमारा विवाह हो चुका है और अब मैं चाहता हूँ कि सबको यह बात मालूम हो। प्रीति मेरी इज्जत है, मेरे नाम से जुड़ी है। यह बात उसने खास तौर पर मोहित को सुनाने के लिए कही थी। कमरे में कुछ पल को बिल्कुल सन्नाटा छा गया। फिर किसी ने धीरे से कहा, मुबारक हो प्रभास। फिर धीरे धीरे सबने बधाई देना शुरू कर दिया। प्रीति हैरानी से प्रभास को देख रही थी। ये सब उसकी उम्मीद के बिल्कुल खिलाफ था। उसने तो प्रभास को जलाने के लिए ही मोहित के साथ बैठकर हंसी मजाक किया था, ताकि वह गुस्से में आकर उसे छोड़ दे। मगर यहाँ तो मामला ही उल्टा हो गया था। प्रभास ने उसे ठुकराने की बजाय सबके सामने अपना लिया था। उसे प्रभास के शब्द याद आए, पत्नी इज्जत होती है, पत्नी स्वाभिमान होती है, और अब तुम मेरे नाम से जुड़ी हो। वह कितने अधिकार से उसे अपना कह रहा था। प्रीति ने धीमे से मुस्कुराकर सिर झुका लिया। वो जो इतने दिनों से इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, ताकि वो प्रभास से निजात पा सके, वहीं प्रभास सबके सामने उसका हाथ थामकर उसे अपनी पत्नी कह रहा था। कहने को सब कहते थे कि वो खुले विचारों वाली लड़की है, लेकिन इस इंसान ने तो उसे अकेला नहीं छोड़ा। ये इंसान मेरे लिए बहुत अच्छा है। मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने मन ही मन सोचा। जब उसने नजरें उठाकर प्रभास की ओर देखा तो वो भी उसकी ओर देख रहा था। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी नरमी थी। और जब प्रभास ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देखा तो प्रीति को महसूस हुआ शायद ये शादी उसके लिए ही बेहतर थी, क्योंकि जो इंसान सबके सामने उसका हाथ थामकर उसे अपनी पत्नी कह सके, वो कल को उसका सबसे बड़ा सहारा भी बन सकता है। उसने दिल से इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया था। और कहते हैं ना, जब एक औरत किसी रिश्ते को दिल से अपना लेती है तो फिर वो पूरी दुनिया से लड़ सकती है। प्रीति ने अपनी बदसलूकी के लिए प्रभास से माफी मांगी और प्रभास को यकीन दिलाया कि वो उसे कभी धोखा नहीं देगी, रिश्ते को वफादारी से निभाएगी। प्रभास को प्रीति की आंखों में सच्चाई दिखाई दे रही थी। प्रीति ने कहा कि एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी में क्लब में चली गई थी, दोस्तों के कहने की वजह से, जिसकी वजह से उसे घर आने में देर हो गई। और उसके बाद बवाला कटा और सबने पूछा, आखिर सच बताओ। लेकिन मैं डर गई थी। मुझे लगा क्लब की बात कहूंगी तो लोग और नाराज हो जाएंगे, और फिर ये बात बढ़कर आज यहाँ तक पहुँच गई। मेरे मन में कोई भी गलत काम नहीं था। मैं बस क्लब को देखना चाहती थी कि आखिर वहाँ का माहौल कैसा होता है, वहाँ की पार्टियाँ कैसी होती हैं। बस इसी जिज्ञासावश मैं वहाँ पर चली गई थी। उसने कहा, प्रीति, मैं तुम पे बंदिशें नहीं लगाना चाहता। मैं बस ये चाहता हूँ कि हमारा रिश्ता मजबूत रहे और कोई तीसरा बीच में ना आए। मैं अब तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और मैं भी इस रिश्ते को वफादारी से निभाऊंगा। तुम जो चाहो वो पहन सकती हो, जैसे चाहो वैसे रह सकती हो। मुझे तुम पर यकीन है। हम अपने रिश्ते को भरोसे, वफादारी और प्यार से जोड़ेंगे। प्रीति ने प्रभास का हाथ पकड़कर कहा। प्रभास ने उसे गले से लगा लिया। दोस्तों, कई बार घर वालों को गलतफहमी हो जाती है और वह गुस्से में आकर कई सारे निर्णय बच्चों के लिए ले लेते हैं। कभी कभार इस तरीके के निर्णय बच्चों की जिंदगी को खराब भी कर सकते हैं। अगर प्रीति की शादी मुन्ना से हो जाती तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। लेकिन प्रीति की किस्मत अच्छी थी जो वो बच गई। अपने बच्चों को लेकर इस तरीके का जबरदस्ती वाला फैसला ना ले। उससे वह लोग बगावत भी कर सकते हैं या कोई गलत कदम भी उठा सकते हैं। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।